हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में काफ़ी चैप्टरों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, बाइनरी संख्या है। तो कई टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोग जो लोग भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोज बन रहे हैं आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग औसत में क्लास 5 आज लास्ट क्लास है, इसकी 4 क्लास हम पढ़ा चुके हैं और लास्ट क्लास की हम चर्चा करने चल रहे हैं। उसमें टॉपिक्स हैं तापमान। तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं सबके हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर उसी के आधार पर आप सभी लोग आगे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं औसत में तापमान। तो तापमान भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है, टॉपिक से बनता है, कब किस एग्जाम में आ जाए कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं तापमान का क्वेश्चन। जैसे दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि औसत का मतलब हर दिन का उतना ही है। तो अगर 40-40 3 दिनों का होगा तो टोटल तापमान 120 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सोमवार का मतलब मंडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का कुल तापमान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 120 डिग्री सेल्सियस। कैसे? 40 गुणे 3, क्योंकि योगफल बराबर औसत गुणे संख्या होता है। फिर उसके बाद कह रहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान। तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना दिया हुआ है आपका 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 तीनियां अगर देखना चाहेंगे तो हो जाएगा 114 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे आया है? 38 में 3 का गुणा किए हैं, तो हर दिन का 38 से 3 दिनों का टोटल कितना हो जाएगा? 114। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ दिन कॉमन है, तो घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो इसका मतलब ये ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे कट जाएगा। तो संबंध किस में आएगा? मंडे और थर्सडे, अर्थात सोमवार और बृहस्पतिवार और गुरुवार में। तो इन दोनों में कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? 6 डिग्री सेल्सियस का। अब यहाँ पर बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ कराए, तो बृहस्पतिवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का बताना है। तो हमको मंडे का बताना है, इसका 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, बाकी इधर 6 है। तो अब ये 35 दूर जाके जुड़ जाएगा, तो मंडे बराबर 35 41 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले टाइप पे क्वेश्चन आपका बन रहा है। आइए एक क्वेश्चन इसमें का और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा किसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि मंगलवार का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस हो तो शनिवार का बताना है। इसका मतलब 60 में मंगलवार का मतलब ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। इन 4 दिनों का औसत तापमान देखें कितना दिया हुआ है? 35.5। तो 35 चौके 140 और आधा का 4 गुना करेंगे 142 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, अर्थात 35.5 में 4 का गुना करेंगे 4 दिन का कुल तापमान। अब हम कहेंगे, कह रहा है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सैटरडे, इन 4 दिनों का औसत तापमान कितना दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहाँ पर 39 चौके अगर करना चाहते हैं तो 39 चौके 156 होता है, तो 156 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिन कॉमन है, तो जब हम घटाएंगे तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं, उससे जो आपका आंसर बचेगा उसमें संबंध देखेंगे हम। तो यहाँ पर बुधवार कट गया, बृहस्पतिवार कट गया, शुक्रवार कट गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? ट्यूसडे और माइनस कितना बच रहा है? सैटरडे, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब बराबर यहाँ पर दोनों का अंतर माइनस कितना आएगा? 14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये -156 में 142 घटा देंगे प्लस, तो -14 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब यहाँ पर किसका तापमान दिया हुआ है आपसे? कह रहा है मंगलवार का, अर्थात ट्यूसडे का 36 दिया हुआ है, तो इसका 36 डिग्री सेल्सियस है। अब माइनस सैटरडे आप यहाँ लिखेंगे
और इधर 14 डिग्री सेल्सियस है। तो 14 इधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 36 में ले आकर 14 जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, और सैटरडे उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब शनिवार का तापमान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा देते हैं अंतर अनुपात कुछ दे देता है, तो उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी का कह रहा है किसी सप्ताह में बुधवार से शनिवार तक का औसत तापमान, मतलब बुधवार से शनिवार का मतलब बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बृहस्पतिवार से रविवार तक का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि बुधवार और रविवार के तापमान में 7:5 का अनुपात हो तो रविवार का तापमान बताइए तथा शनिवार का भी तापमान बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया है, तो इसके लिए भी कुछ करना आपको नहीं है। कहेंगे बुधवार का मतलब वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। इन 4 दिनों का टोटल तापमान अगर निकालेंगे तो 42 चौका 168 हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे, कह रहा है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शनिवार और रविवार, संडे तक का औसत तापमान देखेंगे कितना दिया हुआ है, 39 डिग्री सेल्सियस। तो 39 चौके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो घटा देंगे, तो घटाने पर जो कॉमन डेट है वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डेट कट गए हैं। अब बचा क्या है आपका, है बुधवार माइनस संडे। अब बराबर इन दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस का। इतना क्लियर है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं बुधवार और संडे में अनुपात क्या दिया है दोनों के तापमान में, कह रहा है यदि बुधवार और रविवार के तापमान में 7:5 का अनुपात हो, तो 7:5 का अनुपात दिया है, जिसका मतलब इसको हम 7x मान लेंगे और संडे को हम 5x मान लेंगे। इतना कर सकते हैं दोस्तों। अब इतने के बराबर में हम क्या ले सकते हैं, 12 डिग्री सेल्सियस है। तो 2x बराबर 12 आपका दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो अब इसी 6 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बुधवार का हो जाएगा। तो बुधवार का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और संडे का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, ये इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि शनिवार का तापमान बताइए। तो शनिवार का तापमान दिया हुआ है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि शनिवार का संबंध ना तो बुधवार से दिया है और ना ही रविवार से दिया है, इन दोनों से नहीं दिया हुआ है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि शनिवार का तापमान भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ बृहस्पतिवार का भी तापमान, शुक्रवार का भी तापमान ज्ञात नहीं कर सकते। जिसका संबंध नहीं दिया रहेगा उसका तापमान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर संडे और बुधवार से इन दोनों के डेट से आपका तापमान का संबंध दिया होता तो हम आंसर निकाल सकते थे शनिवार का। तो जब संबंध नहीं दिया रहेगा तो आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है उसी सेकेंड टाइप का, कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान। तो प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान का मतलब हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फिर अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 4 का मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। प्रथम 4 अंतिम 4 में एक दिन कॉमन होता है। का औसत तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, चौथे दिन का तापमान, चौथा दिन का मतलब जो बृहस्पतिवार मध्य में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे नंबर एवरेज टोटल से। तो देखिए दोस्तों, प्रथम 4 दिन का मतलब नंबर 4 दिन है, उसका औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 चौके देखेंगे कितना हो जाएगा, 152 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 152 लिख लेते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान क्या दिया हुआ है, 41.5। तो 41.5 का मतलब हो जाएगा, जब 4 में गुणा करेंगे तो 166 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन का तापमान कितना दिया हुआ है, 40। तो इसका मतलब 7 चौक 28, 280 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखेंगे 4 4 8 दिन का तापमान है, इसमें 7 दिन का तापमान है। तो जो दिन डबल बार इसमें गिना गया है उसका मान कब निकलेगा, जब हम 7 दिन घटा देंगे तो इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 2 8, उसके बाद यहाँ 6 5 11, 11 की 1 और 1 1 2 1 3, तो 318 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और यहाँ 280 आ रहा है।
तो इन दोनों का अब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे का तापमान आ जाएगा, चौथे दिन का तापमान। तो 38 डिग्री सेल्सियस 280 और 318 में डिफरेंस निकाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया है। इसी में आपका दे सकता है, मान लेते हैं पूरे सप्ताह का दिया हुआ है, वर्ष में भी ले लेता है कभी कभी कि प्रथम 7 महीने का, अंतिम 5 महीने किस तरीके से दे देता है, या अंतिम 6 महीने का, तो किसी भी तरीके से ले लेता है। तो यहाँ पर कह दिया, मान लेते हैं किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, तो बस टेम्परेचर चेंज कर सकता है। मान लेते हैं मैंने दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा दे दिया। तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान यहाँ पर दे दिया, मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस दे दिया। और जबकि पूरे सप्ताह का औसत तापमान मान लेते हैं यहाँ दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो सप्ताह के चौथे दिन का तापमान बताइए। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग निकालेंगे। 4 यहाँ पर रखेंगे, जहां 38 है वहां 32 कर देंगे, जहां पर 41.5 है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा है बस। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो फास्ट लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाएंगे, बस चेंज क्या है, अंक। तो यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस लिख दिए हैं एवरेज, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस। अब पूरे सप्ताह का कितना दिया है 30। तो यहाँ 32 चौका कितना हो जाएगा 128 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और यहाँ 28 चौके 112 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर 7 त्रिक 21 210 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो 240 में से हम 230 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब इसी में आपका दिया है सप्ताह को लेकर दिया है, कहता किसी वर्ष के प्रथम 7 महीनों का, फिर अंतिम 6 महीनों का, 7 13 महीना, और फिर पूरे वर्ष का दे सकता है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, जहां सप्ताह है ऐसे दे देता कि किसी वर्ष के प्रथम 7 महीनों का, यहाँ लिख देते हैं, किसी भी तरीके क्वेश्चन बना सकते हैं। महीनों का औसत तापमान मान लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 36 डिग्री सेल्सियस, तथा अंतिम 6 महीनों का औसत तापमान, अंतिम 6 महीनों का औसत तापमान मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस है। और जबकि पूरे वर्ष का दे देता, पूरे वर्ष का औसत तापमान यहाँ पर क्या दे देता, पूरे वर्ष का औसत तापमान मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस दे देता। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा है जो कॉमन है, प्रथम 7 लिए हुए हैं, फिर अंतिम क्या ले लिए हैं 6 लिए हुए हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा है जो कॉमन है। तो कॉमन कौन सा होगा भाई, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 7 महीने आपके हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन होगा वही जुलाई वाला महीना कॉमन होगा, क्योंकि अंतिम 6 क्या लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो प्रथम 7 में जुलाई आएगा, फिर अंतिम 6 में भी जुलाई आएगा। तो यहाँ पर क्या कहेगा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कहेगा जुलाई महीने का, जुलाई महीने का औसत, जुलाई महीने का तापमान बताइए, ऐसा दे देगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, सेम सब कुछ वही है, तो हमको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया है 7 महीने का। तो 7 महीने का तापमान कितना दिया हुआ है 36। तो 7 6 42 की 2 कर देंगे, 7 3 21 4 25, तो 252 हो गया। फिर उसके बाद अंतिम 6 महीने का औसत तापमान कितना दिया दोस्तों 32 दिया है। तो इसका मतलब यहाँ 32 का 192 हो जाएगा। उसी तरीके से पूरे 12 महीने का तापमान दे रहा है, तो 12 कितना दिया है 35 दिया है। तो 12 पंचे 60, 32 36 42 का मतलब 420 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 3 8 आएगा, 2 1 3, कितना आ गया दोस्तों, इसका गुणा करेंगे 7 6 42 की 2, 7 3 21 4 25, और यहाँ 232 आएगा। 6 दूना 12 और 6 3 18 1 19, 192 आ जाएगा। 192 जोड़ने पर कितना आएगा 2 2 4 और 9 5 14 की 4 और 2 1 3 है 4, तो 444 है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है आपका दोस्तों 12 पंचे 60, 32 36 से 42, 420। अब 420 और 444 में कितने का डिफरेंस आएगा 24 डिग्री सेल्सियस का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब दिन के अलावा ये भी कह सकता है, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं दे देता है इस क्वेश्चन में कि संख्या के रूप में क्वेश्चन दे देता है। संख्या में कैसे दे सकता है उसको देख लेते हैं हम लोग। संख्या में जैसे देता है यहाँ तो दिन सप्ताह में दिया हुआ है, औसत में ही कह देता, मान लेते हैं यहाँ नंबर, एवरेज, टोटल।
हमें क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत का मतलब क्या हो गया, टोटल 10 संख्याएं हैं, उनका औसत मान लेते हैं हम 40 है, जिसका मतलब टोटल योगफल कितना आ जाएगा 400। अब इसमें कह रहा प्रथम 7 संख्याओं का या प्रथम 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का कहेगा तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 37 है। तो 6 सते 42 की 2 हो गया और 6 त्रिक 18 4 22 220 हो गया। अब फिर अंतिम 5 कहता है, इसका मतलब क्या है, टोटल 10 ही संख्या है लेकिन प्रथम 6 अंतिम 5 में एक संख्या कॉमन हो गई। कौन सी? छठवीं संख्या, क्योंकि वो 2 बार गिनी गई है। तो इसका मतलब यहाँ अंतिम 5 संख्याओं का दे देता कि 42 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 42 पंचे 210 हो जाता। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 432 हो जाएगा और 432 ये 400 है, इन दोनों का अब हम डिफरेंस निकालेंगे, जिसका मतलब छठवीं संख्या क्या निकल के आएगी 32 है। यही दशमलव में दे देता है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसे करना है, लगा लेंगे। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग औसत में अगला पॉइंट क्या पढ़ने चल रहे हैं, औसत चाल। जबकि ये चीज 4 समय दूरी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। औसत शब्द लगा है, जिसका मतलब यहाँ थोड़ा सीख लेंगे। चाल बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है, और कहीं भी औसत लग जाता है जिसका मतलब योगफल बटे संख्या अर्थात कुल दूरी बटे कुल समय ये होता है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे जिसका हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण दूरी को 2 बराबर भागों में बांटकर, तो 2 बराबर भागों में बांट कर कह रहा है, 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में जब भी कहेगा तो इस तरीके से करना कैसे है। तो 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा व 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरे यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो हमको यहाँ पर कुल दूरी कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। यक्स मानते हैं तो काफी लंबा जाता है, और अगर हम गिनती मान लेते हैं तो छोटा हो जाता है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ माना कुल दूरी कितना हो जाएगी, माना कुल दूरी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 240। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे आ गया 240 किलोमीटर। तो आप लोग हमेशा क्या करिएगा, 40,60 जो चाल दिया है उसी का लासा लेंगे। 40,60 का लासा बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। और 2 बराबर दूरी है तो 2 बराबर दूरी में क्या करेंगे, 2 गुणे 120 बराबर 240 किलोमीटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या मान लिए, कुल दूरी मान लिए। अर्थात जो भी चाल दिया जाएगा, अगर 2 चाल है तो दोनों चाल का लासा का 2 गुना, फिर 3 चाल है तीनों चाल का लासा का 3 गुना, बराबर की स्थिति में ऐसा रहेगा। अब बाकी ये ऐसा टाइप नहीं देगा तो वहां अलग अलग दूरी अलग अलग चाल दिया रहेगा। तो अलग अलग दूरी अलग अलग चाल है तो सभी दूरी को जोड़ करके कुल समय से वहां भाग करेंगे, तो उसमें का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ कुल दूरी कितना आ गया 240। अब हमको कुल समय लगाना है, तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, कुल दूरी 240 है तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस 240 को 2 बराबर भागों को मतलब 120 में बटेगा। तो इसका मतलब कुल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 120 किलोमीटर अगर 40 की स्पीड जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। अब फिर 120 किलोमीटर जाएगा 60 की स्पीड से कितना घंटा लगेगा, 2। तो कुल समय कितना आ गया 5 घंटा। तो हमें 2 ही चीज निकालना है, कुल दूरी और कुल समय। तो औसत चाल क्या निकल के आएगा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो 240 अब बटे में 5 घंटा लग रहा है, तो 48 पंचे 240 होता है, तो 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लगाएंगे, बेसिक ही है, लेकिन इसी चीज को हम और तेजी से कैसे लगा सकते हैं आइए देखते हैं। तो किस तरह के हम लगाएंगे इस चीज को डायरेक्ट, उसको देखते हैं, समय हमें बचाना है। तो इस तरीके से मैंने तो आपको बता दिया है। अब हमको करना क्या है, औसत चाल निकालना है डायरेक्ट, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे 40,60 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम 120, 2 बराबर है तो 240 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल दूरी 240। अब यही 120 में हम किससे भाग करेंगे, एक बार 40 से और 120 में एक बार 60 से। तो 2 और 3, तो 3 2 5 घंटा, भाग कर दिए कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति आवर। इतना क्लियर है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अगर दे देता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण दूरी को, कभी कभी संपूर्ण दूरी ना देकर कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय जाता है और फिर कार्यालय से पुनः वापस घर आता है।
तो इसका मतलब ये भी तो दो बराबर दूरी हुई, तो इसका मतलब वहां जाने वाली एक चाल है, एक आने वाली चाल है। तो संपूर्ण दूरी को दो बराबर भागों में बांट करके मान लेते हैं, यहां पर दे देता क्या कि 75 किलोमीटर घंटा और 30, यहाँ 75 किलोमीटर घंटा और इसको हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, फट से निकालेंगे क्या कि 75 और 300 का लासा कितना आता है, 300 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 300 में एक बार हम 75 से भाग करेंगे, फिर एक बार 300 में 100 से भाग करेंगे, तो कुल दूरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600। इतना क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब 2 गुणे 300 कर दीजिए, कुल दूरी हो गया। अब हमें करना क्या है कि 300 में 75 से भाग करेंगे तो कितना घंटा आएगा, 4, और फिर 300 में हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। क्लियर है। तो कुल समय कितना हो गया, 4 3 7। तो एवरेज स्पीड हमारी निकल के क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 गुना 600 में हम किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 8 56 हो गया, फिर उसके बाद 40, 7 बचे 35, 85 सही 5/7 किलोमीटर घंटा, या फिर 85.7 कह सकते थे। क्लियर है दोस्तों। तो ये दो बराबर दूरी के लिए हो गया। अगर यही क्वेश्चन दे देता कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण दूरी को 3 बराबर भागों में, एक ही क्वेश्चन में आपको हम समझा दे रहे हैं क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक्स है नहीं, बाकी हम औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन आपको चाल में दूरी बताएंगे। तो एक व्यक्ति अपने संपूर्ण दूरी को 3 बराबर भागों में बांट कर क्रमशः, यहां पर मान लेते हैं हमने दे दिया क्या कि 24 30 40 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। इतना मैंने लिख दिया। तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। तो अब इसके लिए 3 बराबर दूरी है दोस्तों, जिसका मतलब हमें लासा में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो 3 गुणे डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ 24 30 40 का एलसीएम निकालेंगे, 120 आएगा। तो यहाँ पर 120 लिख दिए, बटे में कुल समय कितना होगा, इसी 120 में हम एक बार 24 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब 24 पंचे 120, 30 चौके 120, फिर 40 3 या 120, तो इसका मतलब 5 4 9 3 12 घंटा लग रहा है। तो 12 दामा तो 10 3 30 किलोमीटर घंटा निकल के आ रहा है। बस जितना जल्दी आप लासा निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका ये निकल के आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर मान लेते हैं 4 बराबर दूरी दिया हो तो सबके लिए ये लग जाएगा, ये बेसिक है। तो एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण दूरी को 4 बराबर भागों में बांट करके मान लेते हैं, हमने यहां पर दे दिया कि 10 20 25 30 ऐसा दे दिया, या हमने यहां पर लिख दिया कितना 12 15 20 24 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरे यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो इसके लिए जितनी भी चाल होगी सबका एलसीएम लेंगे। तो 12 15 देखिए 12 15 20 24 इन सबका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना निकल के आएगा 120। 12 धम्मा 10 घंटा लगा, 15 8 8 घंटा लगा, 20 छक्के 6 घंटा लगा, 24 पंचे 5 घंटा लगा। इतना क्लियर है। तो हमको औसत चाल निकालना है तो करना क्या है दोस्तों, हमें 4 गुणे 120 कर देना है पूरे के बटा में। 10 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, 6 5 तो 10 8 18 18 6 24 24 5 29। अब हम कहेंगे 12 48 480 में हम 29 से जो भाग करेंगे वही आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जहां दूरी और चाल दोनों दिया रहता है तो उसको कैसे लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। जैसा दोस्तों सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम बता देते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा की चाल से, 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर घंटा की चाल से, 250 किलोमीटर 125 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुल दूरी क्या लिखना है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हमें 200 किलोमीटर का रहा 80 की स्पीड जाता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 200 में हम किससे भाग कर देते हैं 80 से, या मान लेते हैं 80 ना देकर के यहाँ पर दे देते हैं हम 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर घंटा की चाल से मान लेते हैं दे देता है। तो 40 से अगर भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 पंचे 200। फिर उसके बाद यहाँ 300 किलोमीटर अगर 100 की स्पीड जा रहा है, इसका मतलब 100 3 300 3 बार गया। अब फिर 250 किलोमीटर अगर किससे जा रहा है 125 से, तो इसका मतलब 2 घंटा। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, 5 3 8 2 10
इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 2 750 किलोमीटर। जाने में 10 घंटा लगा, जिसका मतलब पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, कह रहा 5 सदस्यों वाले एक परिवार की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चा भी है और आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। कोई भी चीज दे सकता है आपका, तो वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। तो इसके लिए हमें नंबर एवरेज टोटल की बात करना है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु 17 थी। तो आज उन 3 वर्ष पूर्व न कहकर आज कितना हो जाएगा 5 सदस्यों वाले परिवार की। तो अगर बच्चे को ना लिया जाए तो जो आज होगी वो 20 हो जाएगी। क्लियर है। 3 साल पहले अगर 5 सदस्यों का 17 था, तो आज कितना 5 सदस्यों का 20 है। तो आज उन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 100 वर्ष। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सदस्य और आज एक बच्चे को भी जब शामिल कर देते हैं तो वो कितने जाते हैं, 6 लोग। तो आज जब 6 लोग बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं तो आज फिर से वही आयु हो जाती है जो 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, 17 थी। तो इसका मतलब 17 छक्का 102 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना, मतलब 2 वर्ष आ रहा है। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है कि मान लेते हैं शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु, या 5 वर्ष पहले शादी हुई थी, 5 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगर इसी में दे दिया होता कि पति पत्नी की 5 वर्ष पहले औसत आयु मान लेते हैं 23 वर्ष या 24 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले अगर 24 वर्ष थी तो इस समय कितनी है, 24 5 29, तो 2 है। इसका मतलब पति प्लस पत्नी। तो अगर यहाँ पर कहता 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 24 थी, तो इस समय कितनी हो जाएगी, 29। तो इस समय 29 है और 2 लोग हैं, तो इसका मतलब 29 दूना 58 वर्ष हो जाएगा। अब फिर वर्तमान में बच्चा भी है, तो यहाँ पर वर्तमान में पति पत्नी और बच्चा मिलाकर कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। आज उनकी औसत आयु भाई पहले कितनी थी, 24 थी जब शादी हुई थी, लेकिन आज बच्चे को ले लेते हैं, वर्तमान औसत उम्र 20 साल हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखें कितना हो जा रहा है, 20 × 60 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 58 और 60 का अंतर निकालेंगे तो कितना दोस्तों निकल के आएगा, 2 वर्ष। क्योंकि वर्तमान में दोनों को जोड़ने पर 58 ही आएगा, 2 वर्ष ज्यादा आ गया तो भाई बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप उसको ऐड करके लगा दीजिएगा। अब हम देखते हैं इसमें का एक शामिल और हटाया गया। देखिए दोस्तों, एक शामिल भार या आय दे देता है। इसमें कह रहा 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो शामिल व्यक्ति का भार बताइए। तो इसके लिए अगर हम बेसिकली देखना चाहते हैं तो कुछ लोग बेसिक से बहुत घबराते हैं, तो बेसिक से बहुत जल्दी आ जाता है, उसी से फार्मूला बनता है। तो हमें सूत्र नहीं याद करना है। मान लेते हैं 8 व्यक्तियों का भार कितना है, औसत भार कितना है, x है। तो टोटल भार कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x। हम बेसिक से छोटे में बता रहे हैं। 8 व्यक्तियों का अगर औसत भार मानेंगे x है तो कुल भार कितना हो जाएगा, 8x। अब इसमें से हम किसको घटा रहे हैं, 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति को। तो 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति को जब हटा देंगे तो ये कितने लोगों का भार हो जाएगा दोस्तों, 7 लोगों का। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति का भार शामिल करते हैं, तो इसका मतलब जिसका भार हम शामिल कर रहे हैं उसका भार कितना है दोस्तों, y किलोग्राम। तो फिर से कितने लोग हो जाएंगे, बटे में 8 हो जाएंगे। तो जब इसका मतलब यहाँ टोटल 8x भार में से 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया और उसी के स्थान पर एक y किलोग्राम वाला व्यक्ति आया, तो अब ये पुनः 8 व्यक्तियों का कुल भार हो गया। और जब इसमें हम 8 से भाग करेंगे तो औसत भार में करा 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है। पहले औसत x। तो ये बेसिक टॉपिक है। तो इसका मतलब 8x - 56 + y बराबर 8x + 16। तो ये 8x कट गया, 56 उधर जाएगा। तो अगर हम यहाँ 56 लिखा हुआ है, वहाँ 16 लिखा है, तो y बराबर 16 + 56 बराबर 72 kg हो जाएगा। कितना आसान है, ये इसका बेसिक रूप है। अगर इस चीज को आप लोग डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, आप लोग देखिए सूत्र के द्वारा। तो हम कहेंगे यहाँ पर शामिल भार या आयु, शामिल भार या आयु बराबर क्या लिखेंगे, हटाया गया भार या आयु, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम क्या, प्लस माइनस n x। बस
n क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या। एक लोग को हटाएंगे तो एक लोग को ले आएंगे, दो लोग को हटाएंगे दो लोग को ले आएंगे। x क्या है? औसत में वृद्धि या कमी। वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस। इसका मतलब यहाँ शामिल व्यक्ति का भार बताना, तो शामिल भार बराबर क्या लिखेंगे? हटाया गया भार। तो यहाँ बनाना चाहेंगे तो कहेंगे हटाया गया भार, अब प्लस n लिख देंगे। तो हटाया गया भार कितना है? 56 किलोग्राम। अब प्लस n का मतलब 8 ही लोग हैं, 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो 56 में आप 16 जोड़ देंगे तो 72 केजी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही अगर यहाँ पर दे देता, मान लेते हैं कि 12 व्यक्तियों या हम 16 व्यक्तियों के औसत भार में यहाँ पर हम कह देते कितना? 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है जब 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो शामिल किए गए व्यक्ति का भार बताइए। तो इसके लिए अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हटाया गया भार 90 माइनस n का मतलब 16 और 1.5 की कमी हो रही है, तो 16 का 1.5 गुना करेंगे 24, इसका मतलब 90 माइनस 24 बराबर 66 केजी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि मान लेते हैं 10 व्यक्तियों के औसत भार में, यहाँ लिख देते हैं 2 किलोग्राम, या हम लिख देते हैं 10 व्यक्तियों का है तो 1.2 केजी की वृद्धि हो जाती है। ऐसा लिख देते हैं, वृद्धि हो जाती है जब 2 व्यक्ति, जब 75 केजी, 82 केजी के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, 2 नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो शामिल व्यक्तियों का औसत भार बताइए, ऐसा कह सकता है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम कहेंगे शामिल व्यक्ति का भार नहीं, शामिल व्यक्तियों का औसत भार बताइए, ऐसा दे दे, या दोनों के भार में कुछ ना कुछ संबंध दे दे। संबंध क्या कि पहले वाले व्यक्ति का दूसरे वाले व्यक्ति से भार इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब हटाया गया कितना कितना है? तो यहाँ 2 लोग हटाया जा रहा है, 75 प्लस 82, और यहाँ पर क्या आ रहा है? वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ प्लस रहेगा। n का मतलब 10 लोग हैं, 1.2 केजी की वृद्धि हो रही है, तो 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, तो 157 हो गया। अब प्लस 12 इधर हो जा रहा है, 157 में 12 जोड़ेंगे 169 केजी हो जाएगा। अब यहाँ औसत भार करा तो बटे में 2 कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ दिया होता कि दोनों व्यक्तियों के भार में 7 किलोग्राम का अंतर है, तो एक x होता है, एक x प्लस 7 होता है, तो दोनों को जोड़ते तो 2x प्लस 7 आ जाता है, इसको हम टोटल भार के कर देते 169। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो हो गई भार की बात। अब इसी में आयु वाला कैसे पूछता है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, 12 व्यक्तियों की औसत आयु में 4 माह की वृद्धि हो जाती है जब 35 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को, यहाँ पर लिखेंगे एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो शामिल व्यक्ति की आयु बताइए। तो शामिल आयु बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों? हटाई गई आयु, तो हटाई गई कितनी है? 35 वर्ष है। अब वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, ईयर का मतलब 12 लोग हैं, अब कितने माह की वृद्धि हो रही? 4 माह की वृद्धि हो रही, बच्चों 48। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? 35 प्लस 48 माह का मतलब 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 से भाग करेंगे तो ये वर्ष में हो जाएगा। तो इसका मतलब 35 4 कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। क्लियर है? तो बड़ा ही आसान है, आप इसको बेसिकली रूप से कैसे लगा सकते थे? 12 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12x, और इसमें से 35 वर्ष वाले व्यक्ति को हटाए हैं तो -35 कर दीजिए, y वर्ष वाले को शामिल करेंगे तो बटे में फिर 12 लिख देंगे, कह रहा 4 माह की वृद्धि हो जाती है, तो पहले x था प्लस 4 माह कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर 12x लिख लेंगे, -35 प्लस y, अब बराबर इधर भी 12x प्लस 48 माह हो जाएगा, अर्थात 4 वर्ष। ये 12 कट गया, -35 वर्ष उधर जाकर +35 हो जाएगा, और ये 48 महीना 4 वर्ष, तो 35 4 39 वर्ष हो जाएगा। तो बेसिक से भी लगा सकते हैं। इतना क्लियर है? इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है अंतर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 5 व्यक्तियों की, अंतर वाला टॉपिक से है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु वही रहती है जो 2 वर्ष पूर्व थी, जब एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो हटाए गए और शामिल किए गए व्यक्ति की आयु में अंतर बताइए। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखेंगे तो लोग सूत्र जानते हैं कि अंतर बराबर n गुणे x वर्ष पूर्व या बाद हो जाता है। जैसे 2 वर्ष बाद होगी ऐसा भी कह देता है,
तो n का मतलब कितने लोग हैं, 5 लोग। और 2 वर्ष पूरे बाद का है, इसका मतलब हटाया गया और शामिल किए व्यक्ति की आयु में कितने का अंतर है, 10 वर्ष। लेकिन इससे कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए बेसिक्स हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, 2 मिनट लगेगा। बेसिक में क्या कहेंगे, 5 व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया कि माना ABCD E की 2 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो औसत आयु बराबर हम मान लेते हैं x। तो वर्तमान में ABCD E की औसत आयु कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, x+2। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसका मतलब A+B+C+D+E की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो कुल आयु का मतलब 5 का गुणा कर देंगे तो 5x+10। इतना क्लियर है, इसका समीकरण 1 मान लिए। अब हम यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करते हैं। मान लेते हैं A+B+C+D+E के स्थान पे हम किसको ले दिए, F। अब इसमें हम किससे बाहर करेंगे, 5। तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, फिर से वही 2 वर्ष पहले हो जाता है। कह रहा है कि जो 2 वर्ष पूर्व थी वही फिर हो जाती है। तो 2 वर्ष पूर्व की औसत आयु x थी, जब E के स्थान पर हमने F को शामिल किया तो फिर से 2 साल पहले वाली औसत आ गई। तो इसका मतलब हम टोटल आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 5x हो जाएगा। तो इसके बटन हम हटा देंगे। तो अब अंतर आपको बताना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, A कट जाएगा, B D। इसका मतलब E-F कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक बना सकते हैं। इसी में आपसे कह देता है, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 8 व्यक्तियों की औसत आयु वही रहती है जो 6 माह बाद होगी, वही होगी जो 6 माह बाद होगी। यहाँ हमने बात लिख दी होगी, जब एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो हटाए गए और शामिल किए व्यक्ति आय में अंतर बताना है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, 8 व्यक्ति हैं टोटल और 6 माह बाद होगी। इसका मतलब 6 माह लिख दिए तो 8 × 48 माह हो गया, और 48 माह का मतलब कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो हटाए और शामिल किए व्यक्ति की आय में कितने का अंतर हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गया है। इसी में एक चीज और पूछ लेता है, जैसे आपसे कह देता है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। जैसे क्वेश्चन कह दिया आपसे कि 5 संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक होंगी। इतना क्लियर है। तो जब आपसे अधिकतम की बात करता है तो इसका मतलब आप यही चीज देखेंगे, कभी भी औसत अगर 0 है तो योगफल जब 0 होगा तभी औसत 0 होगा, क्योंकि योगफल अब बटे में कुल संख्या अब बराबर औसत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, योगफल अगर 0 है तभी हम कुल संख्या से भाग करेंगे, तो इसका मतलब औसत 0 निकल करके आएगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रहे कि जब ऐसा क्वेश्चन कहता है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा हुआ है 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है। ये 4 संख्याएं धनात्मक है, 4 3 7 2 9 1 10। ऐसे में एक तो -100 लिख दिए। हमने कह दिया इसका औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 4 3 7 2 9 1 10, इसका मतलब प्लस में 100 आएगा, माइनस में 100 आएगा, बटे 5। तो भाग करेंगे, इसका मतलब 0 बटे 5 बराबर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ अधिकतम और न्यूनतम जब भी आपसे पूछेगा सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, अधिकतम की स्थिति में n-1 संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक होती है और न्यूनतम की स्थिति में केवल एक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होगी। तो यहाँ अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक होंगी, 1। अगर 4, अगर इसी कहता अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक होंगी तो तब भी क्या लिखेंगे, 4। तो एक संख्या उसका विपरीत होगी। जैसे कह दिया 10 संख्याओं का औसत 0 है, तो बताइए अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक है, तो अधिकतम 9 संख्याएं ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। 15 संख्याओं का औसत 0 है, तो न्यूनतम कितनी संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक है, न्यूनतम कह देगा तो इसका मतलब 1। तो अधिकतम जब भी पूछेगा चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक,
n-1 लगाना है और न्यूनतम की स्थिति में हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, आपको औसत के जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आते थे मैंने बेसिकली आप लोगों को पढ़ा दिया है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब हम नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।